Assalamu alaikum student, my name is Gulsha and today we are discussing most important topic that is commonly known as infertility। तो आज हमने डिस्कस करना है मेल इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे एक वन शॉट में। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने डिस्कस करना है मेल फर्टिलिटी को इनफर्टिलिटी एंड उसके बाद जो है सेकंड लेक्चर जो होगा हमारा वन शॉट में वो हम उसको जो है वो फीमेल इनफर्टिलिटी फीमेल बॉडी में जो होती है उसको डिस्कस करेंगे इन दी वन फॉर्म ऑफ वन शॉट में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनफर्टिलिटी क्या होती है? तो इनफर्टिलिटी एक फेल्यूर अचीव इन प्रेगनेंसी आफ्टर 12 मंथ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये इनफर्टिलिटी ऐसे होती है कि अचीव प्रेगनेंसी होती है 12 मंथ के जो है वो आफ्टर बाद में वेरी वेल कि इनफर्टिलिटी जो होती है वो 12 मंथ के बाद रेगुलर एट इंटरकोर्सल सेक्सुअल इंटरकोर्स में लोग होते हैं और उसके बाद जो है वो 12 मंथ के बाद वो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो है वो पहले इनफर्टिलिटी होती है उसमें जो है वो कि मैरिज करते हैं कि वाइफ उसके बाद जो मैरिज होती है उसकी तो वो फर्टाइल हो जाते हैं। ऐसे भी कई लोग हो गए हैं, ये वाक़यात हो गए हैं कि जो है इनफर्टिलिटी पहले होती है मैरिज के बाद जो फर्टाइल हो जाते हैं। ऐसे भी प्रोसेस चलता है लेकिन उसमें एक अलग प्रोसेस है और इसमें जो है वो अलग प्रोसेस है फर्टिलिटी में एंड इनफर्टिलिटी में। तो ये अपना अपना रोल है उसका एंड उसके बाद जो है फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। इसके बहुत जो है पर्पज़ हैं, उसके बाद बहुत प्रोसेस चलता रहता है इनफर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी तो हमने डिस्कस करना है कि मेल एंड फीमेल को कैसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेल इनफर्टिलिटी एक वन शॉट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, ये आपको जानना होगा। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक होगा एक वन शॉट में वो फीमेल इनफर्टिलिटी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने डिस्कस करना है वो मेल इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे, मेल इनफर्टिलिटी को एंड उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो उसके बाद फीमेल इनफर्टिलिटी एक वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए कि मेल इनफर्टिलिटी को डिस्कस करते हैं। मेल इनफर्टिलिटी एग्जामिनेशन एंड सेमन नेचुरली and very well use determine the sperm quality and construction motility and movement and morphologically। तो ये सारा हमारी मेल इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है ये आपको जानना होगा कि मेल इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है। ये आपको जानना होगा कि मेल इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है कि मेल इनफर्टिलिटी जो होती है उसमें मूवमेंट जो होती है स्पर्म की वो रुक जाती है, तभी इनफर्टिलिटी हो सकती है। एंड मोटिलिटी के हिसाब से भी जो है वो एक इंसान जो है वो मेल या और फीमेल हो तो फीमेल नहीं मेल उसके अलग प्रोसेस है फीमेल का उसके बाद ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेल इनफर्टिलिटी मोटिलिटी के हिसाब से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है एंड कंस्ट्रक्शन क्वांटिटी के हिसाब से भी जो है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है कि स्पर्म कम है कि ज़्यादा है, इसलिए भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। एंड मॉर्फोलॉजिकली बुनियाद पे भी इसकी जो है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये आप बात समझ पाएंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ स्पर्म इन एजेकुलेशन इज नोन एज स्पर्म काउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्म काउंट हम उसको कहते हैं कि जो हमारी बॉडी में टोटल स्पर्म्स पाए जाते हैं 20 मिलियंस एंड ह्यूमन बॉडी डेट इज कॉमनली नोन एज स्पर्म काउंट, उसको हम कहते हैं स्पर्म काउंट नंबर इन बिटवीन बिलो दी 20 मिलियन और एंड सो व्हेन यू नो वेरी वेल के रिगार्डिंग लो तो 20 मिलियन से लो के सिस्टम पाया जाता है जिसको हम जो है वो ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं कि कम जो है वो हमारे पास 20 मिलियन से जो है वो स्पर्म काउंट में जो है वो कम आए तो उसको हम ओलिगोस्पर्मिया भी कहते हैं। ये आगे प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेल इनफर्टिलिटी को डिस्कस करें कि ये प्रोसेस ऐसे कैसे होता है और क्यों होता है। आइए तो इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ये कैसे प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्पर्म काउंट का बता दिया एंड स्पर्म मॉर्फोलॉजिकली के स्पर्म कैसे हैं, उसका जो है वो शेप के साइज कैसी है, ये प्रोसेस यहाँ पर मॉर्फोलॉजी बुनियाद पे डिस्कस किया जाता है। और उसके बाद स्पर्म मोटिलिटी
इनफर्टिलिटी के स्पर्म की जो है साइज कैसी है, साइज कितनी है, स्पर्म जो है वो थिक है या थिन है, उसकी जो है वो मोटिलिटी हम उसको भी डिस्कस करते हैं, उसके बुनियाद पे भी इसको डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने डिस्कस करना है वो काजेज ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी। तो मेल इनफर्टिलिटी में जो हमने डिस्कस करेंगे वो है एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ओजोस्पर्मिया, उसके बाद ओलिगोस्पर्मिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोस्पर्मिया यू नो वेरी वेल मीन्स जो होता है ओजोस्पर्मिया में जो स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्म नहीं होते इन द सेमन। यू नो वेरी वेल, आप बात समझ पाएंगे, ये समझो कि ओजोस्पर्मिया उसको हम कहते हैं, यू नो वेरी वेल, यहाँ पर ये लिखा होगा कि ओजोस्पर्मिया मीन्स देयर कंडीशन इन व्हिच नो स्पर्म इन सेमन दैट इज कॉमनली नोन एज ओजोस्पर्मिया। यहाँ पर ये बात खत्म हो गई। उसके बाद हमने डिस्कस करेंगे कि ओलिगोस्पर्मिया कैसे किसको हम कहते हैं, कि ओलिगोस्पर्मिया हम उसको कहते हैं कि हमारी जो है सेमन है उसमें स्पर्म तो होते हैं लेकिन जो है वो 20 मिलियन से कम होते हैं, 20 मिलियन से कम होते हैं, मीन्स ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन स्पर्म काउंट लेस देन 20 मिलियन। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लेस देन 20 मिलियन डेट कंडीशन इज नोन एज ए ओलिगोस्पर्मिया। तो उस कंडीशन को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, पहले हमने ओजोस्पर्मिया को डिस्कस किया। तो स्पर्म जो है वो हमारे स्पर्म में सेमन में स्पर्म नहीं होते हैं, उसको हम ओजोस्पर्मिया कहते हैं। लेकिन जो ओलिगोस्पर्मिया में हमारे स्पर्म तो सेमन में होते हैं लेकिन 20 मिलियन से कम होते हैं काउंटलेस में, उसके हिसाब से हम उसको कहते हैं कि ये ओलिगोस्पर्मिया है। ओके, यहाँ पर ये बात खत्म हो गई के मेल एंड फीमेल यू नो वेरी वेल ओजोस्पर्मिया एंड ओलिगोस्पर्मिया को हमने डिस्कस किया। और उसके बाद काजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी के जो काजेज हैं वो भी हमने डिस्कस करेंगे कि काजेज क्या क्या हैं। एजेकुलेशन डिसऑर्डर भी पाए जाते हैं, एजेकुलेशन डिसऑर्डर, यू नो वेरी वेल, देयर आर प्रॉब्लम्स विद एजेकुलेशन व्हेन सेमन इज गोइंग बैकवर्ड, यू नो वेरी वेल, सेमन इज being you know very well, semen is going is backward into bladder, recorded ejaculation and instead of excellent and out above the factor infertility in male। तो ये सारा प्रोसेस एजुकुलेशन जो डिसऑर्डर होता है मेल में वो ऐसे ही होता है कि जो हमारे ऐसे प्रॉब्लम होता है, कई लोगों में ऐसे प्रॉब्लम होता है कि सेमन तो रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, अपनी यूरेथ्रा से, अपने पीन से, टॉप ऑफ द पीन इज कॉमनली नोन एज ये बताओ, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ओके, तो प्रॉब्लम्स एजेकुलेशन विद सेम सेमन यू नो वेरी वेल इज गोइंग बैकवर्ड। तो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो एजेकुलेशन डिसऑर्डर ऐसा भी होता है कि सेमन जो होता है वो तो रिलीज होता है ह्यूमन बॉडी से, यू नो वेरी वेल होता है, लेकिन वो उसमें जो है वो स्पर्म नहीं होते हैं, स्पर्म जो है वो बैकवर्ड मूव करते हैं। यूनिवेल जो सेमन भी होता है वो एजुकुलेशन, ऐसे प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये स्पर्म पाथ है, ये स्पर्म पाथ है, यहाँ पर ये स्पर्म तो आ रहे हैं स्पर्म पाथ से, यहाँ पर ये एजुकुलेशन हो रहा है, मीन्स डिस्ट्रक्शन होती है उसकी, यहाँ पर ये नहीं आ रहे होते हैं, यहाँ पर यूरेथ्रा से बाहर, तो इसकी एजुकुलेशन भी होती है, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है कि ऐसे नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर ये एक ट्यूब लगा हुआ होता है स्पर्म पाथ में, यहाँ पर जिससे वो ब्लेडर लगा हुआ होता है, उसमें भी ये प्रोसेस जो है वो डिसऑर्डर हो सकते हैं ब्लेडर में भी। तो यू नो वेरी वेल के स्पर्म जो है वो बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे प्रोसेस भी जो है वो इनफर्टिलिटी को शो करते हैं एंड यूरेथ्रा से बाहर नहीं आते। ओके, ये प्रोस्टेट भी यहाँ पर लगा हुआ होता है, ये प्रोसेस जो है वो डैमेज हो सकते हैं, ये ट्यूब भी डैमेज हो सकता है कि इसलिए सेमन नहीं आ सकता। तो आर्टिफिशियल ट्यूब भी लगाया जा सकता है यहाँ पर, ये तो पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं होता, लेकिन बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ में है वो ऐसे प्रोसेस चलता रहता है कि इंसान की बहुत बड़ी अहमियत होती है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ में। तो ये हिसाब अलग है। तो उसके बाद हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारा इसमें कुछ जो है वो बातें थी जो हमने डिस्कस किए। तो कॉजेस मेल इनफर्टिलिटी आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये कॉजेज, बहुत कॉजेज हैं यहाँ पर, ये कॉजेज भी हैं कि मेल इनफर्टिलिटी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मेल इनफर्टिलिटी नंबर सी ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन में ऐसा प्रोसेस होता है कि कंडीशन होती है ब्लॉकेज इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, दैट इज कॉमनली नोन एज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन में ऐसा प्रोसेस होता है कि जो ब्लॉकेज होती है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की, जो ऐसे ब्लॉकेज होती है कि सेमन आ रहा होता है लेकिन उसमें स्पर्म जो है वो रुक जाते हैं, उसकी ब्लॉकेज होती है। इस कंडीशन
कंडीशन को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसमें ब्लॉकेज ऐसे भी हो सकती है कि उसमें जो स्टोन हो सकती है ब्लैडर में, ऐसे कोई एबनॉर्मल मास भी बन रहा होता है, उसमें से जो है वो गुजर नहीं सकते, कि ट्यूब की साइज़ भी बढ़ जाती है, कम हो सकती है। ऐसे प्रोसेस जो है वो कंडीशन भी हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन में। तो वो डैमेज भी हो सकता है कि जो ट्यूब है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, तो यहाँ पर ब्लैडर जो है वो उसमें कंडीशन होती है कि ब्लॉकेज इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज कॉमनली नोन एज ऑब्स्ट्रक्शन। ये प्रोसेस चलता है एंड उसके बाद ये ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है ना वो हेरिडिटरी भी होती है। हेरिडिटरी मींस पेरेंटल कैरेक्टर फ्रॉम ऑफस्प्रिंग। ये जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं ये ऑफस्प्रिंग में अपने बच्चों में आते हैं। ये प्रोसेस भी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हेरिडिटरी जेनेटिकली भी हो सकती है डिसऑर्डर। एब्सेंस ऑफ दी वासा डिफरेंस, ये जो उसमें वासा डिफरेंस है वो भी एब्सेंस हो सकता है कि ये ऐसा प्रोसेस भी डैमेज हो सकता है एंड उसके बाद ये सर्जरी के हिसाब से ये पाया सिस्टम जाता है। और अबाउट दी फंक्शंस, फैक्टर प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट दी स्पर्म, ये सारा प्रोसेस जो है हमारे पास ये स्पर्म का हुआ। एंड उसके बाद ये यहाँ पर ये देखो कि यू नो वेरी वेल के ऑब्स्ट्रक्शन ओजोस्पर्मिया हुई एंड उसके बाद नॉन ऑब्स्ट्रक्शन ओजोस्पर्मिया। यहाँ पर ये देखो ये लकीर यहाँ पर आ रही है, ये डॉट में दे रहा हूँ यहाँ पर, ये डॉट, ये सारा ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। ये ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स ये एक ट्यूब, एबनॉर्मल ट्यूब बन रहा होता है हमारी बॉडी में। ऐसे खुदा ना खास किसी को होता है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है, यहाँ से जो है स्पर्म नहीं निकल सकते ह्यूमन बॉडी से। तो ऐसा प्रोसेस भी हो सकता है। यहाँ पर नॉन ऑब्स्ट्रक्शन ओजोस्पर्मिया यहाँ पर ये नहीं है, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस चलता है ऐसे एंड सो यू नो वेरी वेल काजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ऐसे मेन काजेज भी हो सकती हैं मेल इनफर्टिलिटी के, को लाइफ स्टाइल्स प्रोसेस से भी मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। यू नो वेरी वेल कि ये प्रोसेस यहाँ पर ये चल रहे होते हैं कि सिस्टम ऐसा क्यों हो रहा होता है कि मेल इनफर्टिलिटी में। तो मेल इनफर्टिलिटी में एक अल्कोहल के कंजप्शन, जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसको भी इनफर्टिलिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग भी एक मेन काजेज़ है जो इनफर्टिलिटी दे सकता है। एंड यू नो वेरी वेल मेल हो सकता मेल हो या फीमेल हो, उसमें जो है वो इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यू नो वेरी वेल ये सारे जो प्रोसेस हैं। उसके बाद ड्रग्स जो लोग लेते हैं, जो है वो एडवांस में लोग लेते हैं ड्रग्स, अपनी जो है वो दवा को एक खादे खुराक पे लेते हैं कि यू नो वेरी वेल जैसे कोई जो है वो अपनी दवा जो है वो अपने ड्रग्स जो है वो बहुत इस्तेमाल करता हो एंड ओबेसिटी के वजह से भी उसको जो है वो इनफर्टिलिटी हो सकती है, बहुत चांसेस है। लेकिन इन्वायरमेंटल जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उससे भी ये प्रोसेस हो सकता है। यू नो वेरी वेल उसके बाद जो वे साइनसेस भी है, ये सारे प्रोसेस जो भी हमने आपको डिस्कस किए, आपको बताए, ओबेसिटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड साइनस एंड ड्रग्स यूजेज, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन, ये सारे प्रोसेस जो हैं, ये सारे जो टॉपिक्स आपने आपको बताए कि नॉर्म जो भी हैं वो फीमेल चाहे हो या चाहे मेल इनफर्टिलिटी को काज कर सकते हैं कि उसे बच्चे पैदा नहीं हो सकते। ये सारे जो यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं, इससे दूर हटिए तो आपका ही फ़ायदा होगा, हमारा फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो मेल इनफर्टिलिटी को हमने डिस्कस किया एक वन शॉट में। ओके, तो उसके बाद जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे मीन्स नेक्स्ट वन शॉट में जो डिस्कस करेंगे वो फीमेल इनफर्टिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।